या श्री स्वयं सुखिदीनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवीश्वम् शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आपके साथ आचार्य विक्रमादित्य हूं और आज हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी का आरंभ काल 2025 का आरंभ काल किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए, आपकी राशि के अंतर्गत बहुत ज़बरदस्त योग बनने वाले हैं। बृहस्पति महाराज आपकी राशि में चल रहे हैं और परिवर्तन का योग बनने वाला है। वो भी आपकी इस वर्ष बृहस्पति परिवर्तन का योग बनाएंगे। जहां भी जाएंगे बृहस्पति आपके लिए तो शुभ ही करेंगे, ये बात का समझ लीजिए। वृषभ राशि लग्न वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह बहुत अनुकूल बनकर तैयार है और 2025 परिवर्तन युक्त वर्ष बन के आ रहा है। हर ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है इस वर्ष। एक भी ग्रह ऐसा रहेगा जो अपने स्थान पर बैठा रहेगा, सब कहीं ना कहीं इधर उधर परिवर्तन करने का योग बनेंगे। बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें परिवर्तन की तरफ जाएंगी। ये जनवरी का आरंभ काल भी आपके लिए बहुत विशेष बन के आ रहा है। कई योग ऐसे बने हुए हैं जनवरी के आरंभ काल में। वृषभ राशि वाले यदि सूत्र पे समझ लें तो आपके लिए बहुत अच्छे से योग बन सकते हैं। बस आपको करनी है उठकर चलने की देर है खाली। आपके लिए समस्या ये है कि ये जो वर्ष है 2025 जो है, समस्या समझ लीजिए ना, क्योंकि समस्या नहीं समझोगे तो क्या होगा। 2025 मंगल प्रधान वर्ष है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल महाराज जो है वो आपकी सबसे कमजोर अवस्था में, पराक्रम वाले भाव के स्वामी, पराक्रम के स्वामी माने जाते हैं मंगल, और वही पराक्रम वाले भाव में कमजोर निस्तेज होकर बैठे हैं। क्या गाड़ी बिल्कुल फिट है, गाड़ी बिल्कुल फिट है, बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन आप चला ही नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो। आगे बढ़ने की बजाय पीछे चल रहे हो क्योंकि बृहस्पति भी वक्री चल रहे हैं इस वक्त। तो आपको सही डायरेक्शन चाहिए। नव वर्ष आपके लिए बहुत शुभ होकर आया है, तो आप सही रूप से समझ लो ग्रह नक्षत्र आपके लिए क्या कर रहे हैं। वर्ष का आरंभ 1 जनवरी से हो रहा है, बुधवार का दिन है। उस दिन नव वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामना रहेगी और साथ साथ द्वितीया तिथि है और चंद्रमा महाराज भाग्य में जाकर बृहस्पति से दृष्ट होकर बैठ गए हैं। गज केसरी का योग बहुत बढ़िया है आपके लिए। धर्मयुक्त कार्य करना, धर्म से विमुख मत होना, पराक्रम करने की आवश्यकता। जैसे हमने कहा मंगल को थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वर्ष जो आरंभ हो रहा है मंगलवार से ही हो रहा है। क्योंकि रात्रि में जब 12 बजे के आसपास, 12 बजे जब नया वर्ष आरंभ हुआ तो उस वक्त मंगलवार ही था। तो ध्यान रख के मंगल को मनाएं, सदा सुख पाएं। इस बात का हनुमान जी की कृपा से समस्त कष्ट दूर होंगे। गज केसरी योग निर्माण है। आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, बड़ों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। बस वहाँ आलस मत कीजिएगा। बस उनका यदि आशीर्वाद ले लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन द्वितीया तिथि है। शाम के समय चंद्र दर्शन जब हो नववर्ष के दिन, उस दिन विशेष तौर पर चंद्रमा का दर्शन करके बड़ों का आशीर्वाद लेकर दिन आरंभ करना, कार्य आरंभ करना। देखिए, ये वर्ष आपके लिए बहुत कुछ ऐसा का परिवर्तन का योग है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 2 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और ग्रह योग आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। गाड़ी बिल्कुल फिट बैठी है और बंद दरवाजों को भी खोलने का योग बन सका। शुक्र शनि एक साथ बहुत बढ़िया मणि वाला योग बनकर आपके लिए तैयार हो रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से भाग्य से शुभ कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शुभता से दूर ना हो, चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना आपको आ रहा है। वो आपके लिए ग्रह नक्षत्र बहुत बढ़िया योग बना रहे हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़ी बृहस्पति के लिए उपाय ज़रूर करें, क्योंकि बृहस्पति महाराज जो हैं वो थोड़े वक्री चल रहे हैं। उनके लिए थोड़ा पीली चीज़ों का दान करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 तारीख शुक्रवार का अवसर, उस दिन चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ग्रह ये परिवर्तन आपके लिए दे रहे हैं कि मेहनत से लाभ। शनि महाराज जिस भाव में बैठे हैं वहीं शुक्र के साथ बैठकर आपके लिए बहुत बढ़िया रास्ता दे रहे हैं। तो इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, सफलता का योग बहुत अच्छा है आपके लिए। बस यूटिलाइज करना है, चीज़ों को थोड़ा उंगली टेढ़ी करके निकाल लीजिए। बिल्कुल आपके लिए मेहनत से रास्ता, मेहनत और शुक्र निधि साथ में मिला देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन चंद्र मंगल का साथ साथ उपाय करते रहना पड़ेगा। भद्रा इस दिन नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 12:30 बजे के बाद दोपहर को भद्रा आरंभ हो जाएगी। कोशिशें करें, गौ पूजन करें, गौ सेवा करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। 4 तारीख का दिन परिवर्तन का दिन है। ये थोड़ी सी कुछ बाधाएं उत्पन्न करने के योग इस दिन के बाद बन सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पंचमी तिथि है, शनिवार का अवसर है। कारण है कि बुध जो है वो परिवर्तन कर कर आपके 7वें भाव से 8वें भाव में सूर्य के साथ विद्यमान होने वाले हैं और ऐसे में कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने में आपके लिए थोड़ी सी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सूर्य से बहुत दूरी बना रखी है बुध ने। अभी शुरू में बहुत दूरी पर रहेंगे, लेकिन जितने पास आते जाएंगे, अस्त होते जाएंगे, वो आपके लिए थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करें इसका लाभ लेने के लिए भगवान कृष्ण का नित्य प्रति पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये पंचमी तिथि पौष की बड़ी विशेष होती है। इस दिन भगवान का पूजन करके उनको 56 भोग लगाने की परंपरा बहुत रही है।
यानी पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन। तो इस दिन विशेष तौर पर श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करें, कल्याणकारी योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे। 5 तारीख यदि हम बात करें, रविवार का अवसर है। षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है, पूरे दिन रहेगी। रात्रि तक षष्ठी का योग बन रहा है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और चंद्रमा महाराज राहु के साथ एकादशवें भाव में स्थित होंगे। ये आपके लिए अच्छा योग है, चिंता ना करें, लाभ बिल्कुल खुलते दिखाई दे। नए संपर्क साधने के रास्ते बन सकते हैं, नई मित्रता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सूर्य को बल देने का प्रयास करें। जब पौष मास में सूर्य सबसे क्षीण हो जाते हैं और ये क्षीणस्थ सूर्य जो होते हैं कई बार कष्ट देने के योग बनाते हैं। भगवान सूर्य का नित्य प्रति स्तवन करना चाहिए। भगवती की आवश्यकता है कृपा की। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि पर विशेष यज्ञ जो रविवार को होता है उसमें दुर्गा जी का यज्ञ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उस दुर्गा यज्ञ में सम्मिलित हों। यदि आप बहुत दूर हैं तो अपने नाम से भी बहुत सारे लोगों को बिठाकर उस यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। फ़ोन नंबर्स हैं, मैं स्क्रीन पर चल रहे हैं, उनसे संपर्क साध लीजिए। 6 तारीख का अवसर, सोमवार की तिथि, सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग, जैसा हमने कहा, आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव ग्रह बनते दिखाई दे रहे हैं। इन पॉजिटिविटी का लाभ लेने का आपको प्रयास करें। थोड़ा आलस ज़्यादा रहेगा इन दिनों, ध्यान रखिएगा। आलस की प्रवृत्ति ज़्यादा हो सकती है। इसके लिए सबसे बढ़िया कारण ये जो आलस को दूर करने का है, सुबह जल्दी उठ के स्नान करके शिव का ध्यान करें, पूजन करें। उससे आपके अंदर, देखिए, सुबह सुबह भगवान शिव को जब जल डालते हैं ना, वो क्या है, वो फ्रेशनेस का प्रतीक है। सुबह सुबह प्रतीक दिखा रहा है कि जो उठो, भगवान शंकर, आपकी खोपड़ी ठंडी रखो, खोपड़ी गर्म मत करो। ये जो भगवान शंकर पे जल डालकर सुंदर उनको स्नान कराने का तरीका है, ये इसीलिए है कि हमको समझा रहा है कि आप बार बार भगवान पे जल डालने से क्या होता है, मन शांत रहेगा और जहाँ स्नान होगा वहाँ पवित्रता रहेगी। पवित्रता से जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बनेगा। और जितनी लेट उठोगे, ये ग्रह है आपको आलस की तरफ ले जा रहा है, वजन बढ़ा देगा आपका। इन दिनों जो जिस प्रकार के ग्रह योग चल रहे हैं वो वजन बढ़ाने की तरफ वृषभ राशि को ले जाते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा योगाभ्यास इत्यादि जरूर करें। 7 तारीख मंगलवार का अवसर और हम मंगल ही मंगल करे जा रहे हैं आपके लिए। मंगलवार आ भी गया है, अष्टमी के साथ मंगल का योग बन रहा है और इस दिन ग्रह परिवर्तन का योग भी बना रहे हैं। मंगल की राशि में ही चंद्रमा प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़े भारी हैं आपके लिए। स्वास्थ्य पर अननेसेसरी के जुर्माने, खर्चे, पेनल्टी बढ़ाने के योग बना सकते हैं। ऐसे में मंगल का ही शक्ति देने का प्रयास, हनुमान जी का स्तवन करें। हनुमान जी का स्तवन करेंगे ना, हनुमान जी को अपना मित्र बनाएं, हनुमान जी को अपना गुरु बनाने का प्रयास करें। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कहा गया ना, तो हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखी है। और तुलसी बाबा को समस्त जीवन की उत्कृष्टता प्रदान करने वाले कोई और नहीं, हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने ही वो कृपा प्राप्त कराई थी तुलसी बाबा के जीवन में। तो इसलिए अवश्य हनुमान जी का सानिध्य लेने का प्रयास करें। एक कथा सुनाता हूँ आपको, बहुत सुंदर है और वो आपके जीवन की बहुत सारी विडंबनाओं को ठीक कर सकती है कि कैसे हम जीवन में चमत्कार उपस्थित होता है ना, कैसे होता है, अनायास ही हो जाता है। तुलसी बाबा के जीवन में ऐसे ही हुआ। आपको समझने की आवश्यकता है, भारतीय संस्कृति में जो विशेष तौर पर विशेष घटनाएं घटी हैं हमारे देशों, हमारी संस्कृति में, उनको हमने शास्त्रों में इंगित किया है। तुलसी बाबा के संबंध में जिनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए, उस कथा का विवरण यदि आप पढ़ लें तो समझ में आएगा कि आपको विशेष तौर पर कष्ट से निवारण का रास्ता प्राप्त होगा। कहा जाता है कि तुलसी बाबा नित्य प्रति पूजा करते थे और पूजा करते हुए एक थोड़ा सा लोटा जल से पीपल के पेड़ पे अवश्य डालते थे। और पीपल के पेड़ पर कहा जाता है कि कुछ नित्य प्रति डालना एक योग था, ही डालना ही डालना था पीपल के। हमारी संस्कृति में इस बात को विशेष तौर पर बताया गया है। देव कृपा से उस पेड़ पर एक प्रेत का निवास था और नित्य प्रति जब सुबह के समय जाते हुए उस पर पेड़ पर पानी डालते ही थे। कहा जाता है कि कुछ वर्ष बाद, कुछ समय बाद, उस जो पेड़ पे प्रेत था उसकी तृप्ति हुई और उन्होंने बाबा को दर्शन दिए। बाबा ने कहा कि मैंने कोई तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं, ज्ञान वर्धक के अनुसार से कि तेरी तर्पण हुआ हो, तेरी तृप्ति हुई हो। तो प्रेत महाराज ने बोला कि भगवान की आपकी कृपा से बस बहुत बढ़िया मेरी तृप्ति हुई और मैं बहुत वर्षों से यहाँ वास कर रहा था और मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आपके पुण्य प्रताप से, इस जल से मुझे पुण्य की प्राप्ति हुई, तृप्ति हुई। तो आप मुझसे वरदान मांग लीजिए, मैं आपका क्या सहायता कर सकता हूँ। तो तुलसी बाबा के मन में भाव आया कि अरे बस तुम प्रेत हो तो कोशिश कर हनुमान जी से मेरे दर्शन करा दो, हनुमान जी से मिलने का रास्ता बता दो। तो कहा जाता है, कथा आगे चलती है तो उसमें कहा जाता है कि हनुमान जी, प्रेत ने कहा देखिए मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ कि मैं हनुमान जी का आपको दर्शन करा दूँ, लेकिन एक भाव बता सकता हूँ कि उस जगह पर, एक जगह जो बनारस के अंदर एक कथा होती है और वहाँ हनुमान जी आते हैं, यदि आप उनको पहचान पाए तो उनके दर्शन बस आपको हो जाएंगे। बोले ऐसे कैसे पहचानूंगा? तुलसी बाबा ने कहा जाता है कि उन्होंने, प्रेत ने बताया कि वो सबसे पहले आते हैं, सबसे आखिरी में जाते हैं और उनको आप जाकर खुद ही पहचानना पड़ेगा। तुलसी बाबा वहाँ गए और देखते रहे कुछ दिन तक।
एक वृद्ध आते थे, सबसे पहले कोढ़ी थे और वो सबसे पहले आते, सबसे बाद में जाते। तुलसी बाबा ने अंतर ज्ञान तो था ही, पुण्य तो था ही, जाकर उस वृद्ध के पैर पकड़ लिए। थे वो हनुमान जी। कथा को लंबा ना करते हुए बताऊं कि हनुमान जी की जब चरण छोड़े नहीं सब कुछ, तो बाद में हनुमान जी को अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाना ही पड़ा। आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है, आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। हमारा विश्वास ही नहीं जागता है। और कहा जाता है कि बस उनको जब चरण पकड़े तो भगवान, तुलसी बाबा ने एक ही बात कही कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो वो उनकी कृपा से ही उस चित्रकूट के घाट पर जब वो लेके गए और दर्शन भी ऐसा कराया कि एक बार उनको लगाया कि विशेष तौर पर अभी तो आए थे दर्शन करने के लिए, कुछ कथा को मैं लंबा नहीं कर रहा हूं, लेकिन विश्वास जगाने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझे कि ये भाव का खेल है कि भगवान आए और उनको पहचान नहीं पाए। तो भगवान जी आगे बोलते हैं, अरे अभी तो आए थे, अभी तो आए थे, जिनको दर्शन नहीं किया तूने। तो कहा जाता है दोबारा फिर भगवान की कृपा से, साक्षात हनुमान जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हनुमान तुलसी बाबा को साक्षात भगवान के दर्शन हुए। और कहा जाता है कि एक बार विशेष तौर पर और कालगणनाएं समझती हैं। एक विशेष तौर पर तुलसी बाबा ने जब रामायण लिख रहे थे तो हर चीज भगवान के समक्ष रखते थे। और कई बार मन में अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है, कई बार मन में अहंकार हो जाता है। कहा जाता है कि जब अब उन्होंने एक रामायण में एक सूक्ति लिखी और उसको लिखकर जा रहे थे आगे, और रास्ते में जाते हुए उसी जब हम कुछ लिखते हैं, क्रिएटिव करते हैं, तो क्या होता है कि हम 24 घंटे उसी विचार में मनोमस्तिष्क को लगाए रहते हैं, उसी विचार को मन में लगाए रहते हैं। कहा जाता है कि तुलसी बाबा ने उस दिन वो एक पद्य लिखा था। तो तुलसी बाबा ने पद्य लिखा था, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो रिजुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, वही मंत्र, वही भाव रखा। अरे क्या लिखा गया, सब कुछ है भगवान की कृपा से। तो लेकिन कहा जाता है कि इसी भाव में लाल लंगोटी पहनते थे। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, लोगों ने शायद समझ नहीं आओ, बहुत बात सुनी भी होगी। तो जा रहे थे रास्ते में एक बालक आया छोटा। उस छोटे बालक ने कहा, अरे बाबा आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे दो सांड लड़ रहे हैं। अब तुलसी बाबा ने वो भाव लिखा था, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो रिजुग पानी। यानी सिया राम में, इस संसार में सब कुछ सिया राम में है। तो काय को बोले, इनसे काय डरना है। अब सामने दो सांड आपस में लड़ रहे थे और उन्होंने तो कहा, करें नहीं ये भी भगवान सिया राम में है। अब सांड ने देखा कि लाल लंगोटी पहन के कोई आ रहा है, तो जो सुताई हुई, कहा जाता है कि जिस पास भाव हुआ, तो वापस आए, बोले जब लगा गई चोट, वापस आए, बोले फाड़ने लगे, ये गलत लिखा मैंने, ऐसा नहीं, ये कुछ और लिखना है। कहा जाता है हनुमान जी स्वयं आके पकड़ लिए हाथ, बाबा के हाथ पकड़ लिए। हनुमान जी ने आकर, अरे गलत नहीं लिखा तूने, ठीक लिखा। बोले कहाँ, ये जब सामने सिया राम में सब जग जानी। बोले बाबा, अरे बाबा सुनो, कि जब एक बालक ने आके तुम्हारे हाथ को पकड़ा था, कि कहा था, समझाया था कि आगे मत जाओ, तो उसमें तो तुमने सिया राम में नहीं जाना जग में, तो वो भी तो सिया राम में थे। भगवान ने आके समस्त तुम्हारे सामने उनको हाथ पकड़ के रोकने का प्रयास किया, तब तुमके मन में भाव नहीं उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि वो भाव, नेत्र जो है, हमारे जो विचार है, हम सही चीज को हर जगह देख नहीं पाते, कारण तो यही है। तो ये समझे कि हमारे समर्पण की आवश्यकता है। तो हम इस भाव को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये सब चीजें बिल्कुल शुद्ध रूप से हैं, बिल्कुल। तो अहंकार कई बार हो जाता है। जब तुलसी बाबा को भी अहंकार नहीं था, वो क्या था कि हम उस वास्तविक सत्य को नहीं समझ पाते हैं। बहुत सीधी सी कथा है। तो इस कथा के माध्यम से आप समझें समर्पण की आवश्यकता है। तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है वो चलेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। तो इसलिए कोशिश ये करें अपने जीवन में समर्पित भाव से। बड़ा सुंदर योग बन रहा है, अष्टमी तिथि का सुंदर योग है, साथ में मंगलवार पड़ रहा है और इस बार का वर्ष भी मंगल से आरंभ हुआ है। तो हमने इस मंगलवार पे विशेष तौर पर 7 तारीख को मंगलवार जो पड़ रहा है, आश्रम में सुंदर कांड का सुंदर पाठ रखा है। शाम के समय रहेगा, सर्दी है लेकिन भगवान की कृपा से सुंदर पाठ रहेगा। तो आप भी इसमें सम्मिलित हों। देखिए मंगल का ग्रह का योग इस बार बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। मंगल क्षीणस्थ अवस्था में है। जो ग्रह विशेष तौर पर अंतर्द्वंद उत्पन्न कर रहे हैं, शनि पर पूरी दृष्टि डाल रखी है, पुरुष में विश्व में कोलाहल होने के योग बना रखे हैं। और इस बार मंगल विशेष तौर पर अभी वक्री होंगे, चल रहे हैं, फिर मार्गी होंगे, फिर आगे चलेंगे और फिर पुनः वापस में दूसरी राशि पे जाकर फिर पुनः इसी वर्ष में कर्क राशि में वापस आ जाएंगे। तो मंगल को थोड़ी शक्ति, और ये संसार, ये समय जो है विशेष तौर पर मंगल प्रधान ही वर्ष है। तो मंगल की पॉजिटिव आवश्यकता है। नेगेटिव जो मंगल योग चला रखे हैं उसको पॉजिटिव करने के लिए कृपा चाहिए हनुमान जी की। तो हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के लिए आप इसमें यज्ञ में अवश्य सम्मिलित हों। भगवान की कृपा से आप स्वयं भी घर बैठ के करें, नहीं टाइम, अगर टाइम है तो आश्रम पे भी आ जाइए। विवेकानंद योगाश्रम में ये कार्यक्रम रहेगा,
और प्रभु कृपा से सुंदर भगवान का भजन आनंद भाव से सिद्ध तीर्थ है। मनोकामना सिद्धि मंदिर हनुमान जी का है, जिसमें पिछले सदगुरु आचार्य श्री कृष्ण देव जी की महाराज के हाथ से ये प्रतिष्ठित मूर्ति है। उनको सबसे पहली सिद्धि हनुमान जी की कृपा हुई थी। जब हनुमान जी का उनको एक महात्मा ने मंत्र दिया बाल्यकाल में, और उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर सिद्धि प्राप्त करी, जो हनुमान जी कान में आके स्वयं वो जो भी पूछते थे बता देते थे। ये सुंदर स्थिति हनुमान चालीसा ही प्राप्त हुई है। उन्होंने अपनी जीवनी में स्वयं लिखा है पिताश्री आचार्य श्री कृष्ण देव जी महाराज ने। तो आप समझे, तो हम तो इस कार्यक्रम को बताते ही रहते हैं आपको, तो अवश्य आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स फ़ोन नंबर्स पर लेकर आप अवश्य आइए। तो वृषभ राशि वालों, ये कथा तो सुनी आपने। ये भ्रांति को दूर करने के लिए कथा हम डालते हैं इसके अंदर से। ज्योतिष वास्तविक तौर पर वैदिक के अंतर्गत ही आती है, पौराणिक है ज्योतिष। पुराण को यदि समाप्त कर देंगे, इससे हट जाएंगे, तो फिर ज्योतिष बचेगा क्या? ज्योतिष को वास्तविक तौर पे संस्कृति के साथ जोड़ने का काम पुराण ने ही तो किया है। तो इसलिए कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पर आपको भ्रांतियां उत्पन्न करने के लिए ज्योतिष में नग बेचने का धंधा बना दिया जिन लोगों ने, और अनेक चीज़ों को बेचने की दुकानदारी बना दी है। तो उस दुकानदारी से हटो। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी समस्त भ्रांतियों को दूर करके, जो लोग जनमानस में भ्रांति है उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं, अवश्य जुड़िए, लाभ प्राप्त होगा। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं 8 तारीख की। 8 तारीख बुधवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है। उस दिन रवि नाम का योग भी बना हुआ है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखने वाला दिन है। अननेसेसरी खर्चों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। गाड़ी भी सावधानी के साथ चलाइएगा, नहीं तो रास्ते में हाथ दे देगा कोई। योग है विघ्नों को दूर करने के लिए श्री गणेश का स्तवन करना चाहिए आपको। श्री गणेश का स्तवन करना सबसे प्रकार से अच्छा रहेगा। सुबह सुबह जाकर गणेश जी पर 2 दूर्वा अर्पित करें और देखिएगा समस्त कष्टों को दूर करने का रास्ता कहीं ना कहीं भगवान सबकॉन्शियस माइंड में आपको डाल देगा। 9 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ये तिथि आपको परिवर्तन की तरफ ले जा रही है। दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है, सावधान रहेगा, लेकिन रात्रि के बाद से परिवर्तन का योग 2-3 दिन के लिए आपके लिए बड़ा अच्छा बनने वाला है, क्योंकि आपकी राशि में विराजमान बृहस्पति जो हैं उनके साथ चंद्रमा भागते हुए आकर उच्च के होने जा रहे हैं। यह आपके लिए 2-3 दिन बहुत सुंदर सूचना है, नई उत्साह नई एनर्जी लाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें, थोड़ी सी बृहस्पति को ताकत देने का प्रयास करें, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, केले का पूजन करने का प्रयास करें। देखिएगा आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया जाएंगे। 10 तारीख शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि। यह एकादशी बहुत श्रेष्ठ है, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली एकादशी है। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवान का सुंदर स्तवन करते हुए, भगवान विष्णु का सुंदर पाठ करते हुए और उनका पूजन करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। संतान की रक्षा के लिए, संतान की समस्त प्रकार के कष्टों को, जीवन में यदि संतान को कष्ट होता है ना, तो सबसे ज़्यादा दुख मन को ही होता है। तो ऐसे में संतान के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए इस दिन हमें भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमने आपको बता ही दिया, ग्रह आपके बिल्कुल अनुकूल हो रहे हैं और इस समय में यदि आप पूरी तरह से लाभ चाहते हैं तो भगवान शंकर का सुंदर पूजन करने का प्रयास कीजिए। उनकी कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। देखिए, ग्रहों का योगायोग अभी आपने समझा कि जनवरी में किस प्रकार का योग बनने वाला है। ये 2025 जो आरंभ हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ग्रह के आरंभ में हम देखें तो वर्ष के आरंभ के अंदर तो 2025 का जो महीना जो आरंभ हो रहा है जनवरी का, मंगलवार के दिन आरंभ हो रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं उस दिन तो बुधवार है। भैया देखिए, रात को 12 बजे भारतीय संस्कृति में जब हमारे कैलेंडर के अनुसार से हम बात करेंगे तो वो दिन आरंभ होता है सूर्य उदय की तिथि के अनुसार से। तिथि भी वही तब मानी जाती है और दिन का आरंभ भी उस वक्त माना जाता है। लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर है वो रात को 12 बजे डेट बदल जाती है और उस समय मंगलवार का योग चल रहा होगा। और साथ साथ जो 9 नंबर 2025 का नंबर भी 9 आता है, तो ये दोनों मंगल के प्रतीक माने जाएंगे। और मंगल इस वर्ष विशेष तौर पर जो योगा योग बना रहा है वो बहुत उठापटक वाला बना रहा है। और 2025 के अंदर यदि ग्रहों के दृष्टिकोण से आप देखें तो शनि और उसके आरंभ में देखें, शनि और शुक्र की युति जिस प्रकार से और उस पर मंगल की दृष्टि है, ये विश्व के अंदर कोलाहल उत्पन्न करने की योग देती है, अशांति को बढ़ाती है, तनाव को बढ़ाती है। और 2025 में कई प्रकार की और भी ग्रहों का योगा योग जो है, अब इंडिविजुअल आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो आपने समझा, लेकिन जनरल तौर पर आपको ये समझ लेना चाहिए जो ग्रहों का योगा योग जो है 2025 के अंदर कई प्रकार की स्थिति तनाव युक्त विश्व को की तरफ ले जाने का प्रयास कर सकता है। ऐसे योग बन सकते हैं। जैसी एक महामारी अभी कुछ वर्ष पूर्व गई, वैसे ही कुछ ना कुछ और भी नए विस्फोटक योग इस वर्ष में दिखाई देते हैं जो विश्व में कहीं ना कहीं नई परेशानी को उत्पन्न करने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। और साथ साथ तनाव का वातावरण जो है, जो युद्ध पिछले 2024 में चलता रहा जिस प्रकार से, उसमें और आग में घी डालने का काम बहुत सारे
जगहों पे होने के योग दिखाई देते हैं और जिसके कारण से अशांति का वातावरण बन सकता है। इन ग्रहों के योगा योग के अनुसार से हमको समझ लेना चाहिए कि हमारे दृष्टिकोण से ग्रह किस प्रकार चल रहे हैं। देखिए, समय हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है, समय हमेशा परिवर्तन के योग बनाता रहता है और इस परिवर्तन के दृष्टिकोण से हर व्यक्ति के ऊपर उसका अलग प्रभाव होता है। ऐसा नहीं है कि जब विश्व में कहीं ना कहीं कष्ट हो रहा होता है तो सभी परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं किसी का भाग्य भी जागता है। बहुत सारे लोग भाग जागते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए नुकसान के योग बनते हैं। वो सारा का सारा आपके ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से आपको समझ में आना चाहिए। 2025 में शनि की युति किस प्रकार से है वो हमने आपको एक अलग से आपकी राशि के दृष्टिकोण से पूरा उसका डायलॉग एक उपस्थित किया था, जिसके अंदर हमने बताया था, समझाया था कि शनि इस बार जो है परिवर्तन के योग बना रहे हैं और ये 2025 वो ऐसा वर्ष है जिसमें समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने वाले। कोई भी एक ग्रह, यानी नवग्रहों के अंदर आमतौर पर विश्व हमेशा वर्ष में ऐसा ही होता है कि कुछ ग्रह बदलते हैं, कुछ ग्रह अपने भाव में स्थिर रहते हैं, अपने ही ग्रह में चलते रहते हैं। लेकिन इस 2025 में समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं, समस्त ग्रह परिवर्तन का युग बनाने वाले हैं और ये परिवर्तन युग जो है, ये विशेष तौर पर वर्ष जो है परिवर्तन युक्त ही रहने वाला है। मंगल विशेष तौर पर पुरुषार्थ की ग्रह है और इस मंगल वाले ग्रह में 2025 में जो विशेष तौर पर योग मंगल के दिन ही आरंभ हो रहा है 2025, इसमें बहुत उठापटक के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसमें राहु ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, जो मई के बीच में जाएंगे। शनि भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं मार्च के अंत में। बृहस्पति भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बृहस्पति तो एक नहीं, इस बार जो है 3 राशि में परिवर्तन का योग बनाएंगे। पहले एक राशि में रहेंगे, फिर दूसरी में आएंगे, फिर वापस उसी राशि में आ जाएंगे और कई बार विभिन्न प्रकार के योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से इस ग्रहों के योग को समझते रहना पड़ेगा। बहुत तेज गति से चलने वाला है वर्ष। हमने एक जो आपके समक्ष एक आपकी राशि के अनुसार से एक जो वीडियो बनाया था, उसके अंदर ये बताया था कि बृहस्पति कितनी तेज गति से इस बार विभिन्न राशियों को परिवर्तन करने का जो पूरा कालचक्र के अनुसार से बृहस्पति एक वर्ष में एक राशि को पार करते हैं। इस बार इस करीब यदि हम बात करें 2025 के अंदर 3 भावों को परिवर्तन, मतलब 3 राशि में परिवर्तन का योग बनाएंगे। पहले एक राशि में रहेंगे, फिर दोबारा दूसरी राशि में जाएंगे, फिर परिवर्तित करके वापस आ जाएंगे। मार्गी, वक्री, कई प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इस साल को बहुत सिलसिलेवार तरीके से समझ के अनुसार से बहुत चीज़ों को देखते हुए समझने की आवश्यकता रहेगी। तो यदि आप उन सब चीज़ों को समय समय पर जो हम आपके समक्ष उपस्थित करते रहेंगे वार्ताओं को ज्योतिष के दृष्टिकोण से समय की चाल को पहचानते हुए यदि कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कई बार हमारे इस चैनल पर वीडियो देखने के बाद, हमारे इन कार्यक्रमों को देखने के बाद ये बोलते हैं कि संसार में तो करोड़ों लोगों की एक ही राशि होती है। जी हाँ, बिल्कुल करोड़ों लोगों की एक राशि होती है, लेकिन राशि के दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं। गोचर के दृष्टिकोण तो एक ही देखे जाएंगे। ज्योतिष के कई प्रकार से काल गणनाओं को समझा जाता है। एक तो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, एक विशेष तौर पर कालचक्र को समझते हुए राशि के दृष्टिकोण से भी तो गोचर का प्रभाव देखा जाता है और वो तो 12 ही है। तो उसके दृष्टिकोण से बहुत कुछ जाना जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है। जैसे इसको ऐसा समझ लें, बहुत सारे लोग इस प्रकार के समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। बारिश तो एक क्षेत्र में हो रही है, अब जिस प्रकार का जिसका घर है उस पर उस प्रकार का प्रभाव होगा। तो ये किसी के पास अच्छा मकान है, बढ़िया है, खूब बढ़िया तरह से सुंदर व्यवस्थाएं, तो उसके लिए बारिश आनंददायक हो सकती है। लेकिन वही व्यक्ति जो झोपड़ी में बैठा है उसके लिए वो वही वर्षा जो है वो कष्टकारी योग बना सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ग्रह योग दिशा किस प्रकार की चल रही है, दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं, अंतर दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं और ग्रहों के योगायोग जन्म में आप जब पैदा हुए थे उस समय किस प्रकार के अपने पूर्व जन्म के अनुसार से कर्म के अनुसार से लिखवा के लाए हैं। इसीलिए जन्मपत्री को बहुत अच्छे से विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है और हम समय समय पर आपके समक्ष जो ये ग्रह गोचर का प्रभाव उत्पन्न करते हैं उसको तो आप बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। कई बार एक प्रश्न और लोगों के मन में आता है और बहुत सारे लोग एक बात, हम कौन सी राशि को माने। देखिए, राशियां विशेष तौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट जो मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी चंद्र राशि। जहां आपके जन्म के अनुसार से चंद्रमा विराजमान है राशि में, वहां वो चंद्र राशि में मुख्यतः मानी जाती है। इसके अलावा भी आपका लग्न में कौन सी राशि विराजमान है उसका भी प्रभाव देखना चाहिए। हम ज्योतिष को जब पूरी जन्मपत्री को देखते हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से तो हर चीज़ को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। आपकी नाम राशि कौन सी है, आपकी सूर्य की राशि कौन सी है, फिर आपके षोडश वर्ग में कौन से ग्रह अच्छे से शुद्ध होकर बैठे हैं, नहीं बैठे, कहाँ कौन कौन से योग बना रहे हैं। राशि के दृष्टिकोण से एक ब्रॉडर कैटेगरी में आइडिया तो मिल ही जाता है बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए और उसका प्रभाव भी वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस बात को हम समझें। बहुत सारे लोग नाम के अनुसार से ही अपनी राशि को देखने का प्रयास करते हैं, वो भी ज्योतिष का एक छोटा सा पहलू है।
लेकिन मुख्यतः जन्मपत्री को पूरी से विशेष विश्लेषण करने की आवश्यकता है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष के अंतर्गत एक शाखा है जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी। आपका नाम, जैसे मेरा नाम विक्रमादित्य है, मैं विक्रमादित्य के लिए स्पेलिंग को जब मैं बचपन में ज्योतिष सीख रहा था तो मैंने देखा कि VIKRAM में लिखता था पहले, और उसका इंटरप्रिटेशन देखा तो वो कुछ बहुत ठीक नहीं आ रहा था, तो मैंने उसमें से ए हटाया, विक्रम का स्पेलिंग रहा, VIKRM किया, VIKRMADITYA, इसको इस प्रकार से कर दिया। तो उसका ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि बिल्कुल जिसका जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं, तो ज्योतिष के छोटे छोटे आयाम हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मेरा कार्य इस कथा को, इस बात को यहाँ समझाने का अर्थ ये है कि जो जिस प्रकार के स्पेलिंग्स यूज़ कर रहा है, कोई VIKRM करके हमको संबोधित करता है तो उसका प्रभाव उसी प्रकार से होगा। कोई मेरे नाम को विक्रम कह रहा है, कोई विक्रमादित्य कह रहा है, कोई आचार्य विक्रमादित्य कह रहा है, तो ये सारे के सारे जो अलग अलग प्रकार के जो नाम के शब्द हैं अलग अलग वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहे हैं। जो अच्छा होगा उसका वाइब्रेशन पॉजिटिव निकलेगा, जिसका जितना परसेंट जो वाइब्रेशन पॉजिटिव वाला यूज हो रहा है उसका उतना परसेंट रिजल्ट है। तो इसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि आपकी राशि को महत्वपूर्ण तरीके से हमें एनालाइज करने की जरूरत है। एनालाइज ये करें कि आपका जो ग्रह गोचर है कौन सा कुंडली प्रभावी है। कई बार हम देखते हैं जन्मपत्री लोग दिखाने आते हैं, जन्मपत्री से योगी नहीं बन रहे होते, चंद्र कुंडली को यदि उस प्रकार से देखा जाए तो वहाँ वो सारा का सारा मैच कर रहा होता है। तो कौन सा ग्रह प्रभावी है, कौन सी कुंडली से प्रभाव निकल रहा है, सूर्य कुंडली से, षोडश वर्ग से, कहाँ कारकान से, अमात्य कारक से, तो इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक एक चीज़ की विवेचना कर लोगों के भाग्य के संबंध में उसकी जो बात है हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष है, कहीं कोई कपोल कल्पित नहीं है। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपको हास परिहास उड़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप समझें विश्व के अंदर बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई अच्छा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि विश्व में दुनिया में काम करते हैं, कोई कूड़े का काम करता है, कोई हवा का काम करता है, कोई पानी का काम करता है, कोई पेट्रोल का काम करता है, कोई डीजल का काम करता है, किसी और तेल का काम करता है, और इन सब क्षेत्रों में लोगों ने पैसे कमाए हैं। लेकिन इन्हीं सभी क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए भी हैं। अब ये समझें कि आपके लिए कौन सा क्षेत्र, आपके दृष्टिकोण से आपके लिए कहाँ कोई मिसमैच हो रहा है। इसको इस प्रकार से और समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी और उसके साथ उसकी बहुत सारे लोगों की दोस्ती बनती है, लेकिन कुछ लोगों से उसकी ट्विनिंग जो अच्छा सा संबंध है स्थापित नहीं हो पाता। हम लाख प्रयास कर लें लेकिन वो संबंध लोग व्यक्तियों के साथ हमारे संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं। वो एक इंटरनल पर्सोना है, कहाँ किसका संबंध किस प्रकार से बनना है। तो इस प्रकार को आपको अच्छे से ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक एक चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। इसलिए इस बात को हम समझें कि ज्योतिष में लोग लाख विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न करें। व्यक्ति परेशान होता है बहुत सारा, तो कई बार अपशब्द भी लिख देते हैं बहुत सारे लोग, तो कि कुछ नहीं होता है, मैं इतने साल से ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अब भैया कर्म के अनुसार से, भाग्य के अनुसार से कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग छोटा सा काम करते हैं और उससे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। उनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है जो उनके साथ चल रहा है, पुण्यों का अकाउंट है जो उनके साथ चल रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए अपने इस शुभ जीवन में हम आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि आप ज्योतिष में पंचांग बता रहे हैं या ज्योतिष बता रहे हैं। अरे भाई, ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष को समझने का प्रयास करो। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम अनेक प्रकार के निदान की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। जो पंचांग है वो भारतीय संस्कृति को सनातन पद्धति के अनुसार से हमारे पुराणों को साथ जोड़ के चलता है। ज्योतिष पुराणों से अलग हो ही नहीं सकती, वेद से अलग हो ही नहीं सकती है। वेद का अंतिम भाग वेदांत ही है, और वो उपनिषद इत्यादि में इन सब चीजों में उन सब चीज की गणनाओं की वर्णन मिलता है। और ज्योतिष को वेद से अलग कैसे कह सकते हो? कई लोग तो कहते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप कथा सुना रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। भाई मेरे समझो, ज्योतिष जो है वो वेद का ही अंग है। ज्योतिष वेद के, हमारे यहाँ ज्योतिष भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर ऐसा नहीं है कि आंख का डॉक्टर अलग, कान का डॉक्टर अलग, मुख का डॉक्टर अलग और पेट का डॉक्टर अलग, साइकियाट्रिस्ट अलग। हमारे यहाँ विद्वान उसको कहा जाता है जो समस्त 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो। वो व्याकरण हो गया, वैद्य हो गया, निरुक्त हो गया, इन सब चीज़ों को आप समझने की आवश्यकता है। तो केवल व्याकरण का आचार्य होकर लोग व्यक्ति यदि व्याख्या करेगा और ज्योतिष का उसको गणना है ही नहीं। हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा अध्ययन होना चाहिए, चीज़ जिसके बाद आप एक शास्त्र को समझ सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है
अपने छोटे से ज्ञान के माध्यम से बहुत बड़ा तो ज्ञान किसी के मेरे पास शायद नहीं हो सकता, लेकिन जितना मैंने अपने गुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर हमने समझने का प्रयास किया, उसी के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं उससे आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन हम जो भी तरीके हैं बहुत सीधे तरीके से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और बहुत सारी बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और उनको समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दिल्ली में हमने विवेकानंद योगाश्रम ये संस्थान मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इसीलिए बनाया था कि हम इन सब चीज़ों को शोध कर कर संसार के समक्ष रख सकें। और उसी क्षेत्र में हमने कार्य करते हुए मुद्रा विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, योग विज्ञान, आयुर्वेद, योग, भारतीय संस्कृति, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि में समस्त पे कार्य कर रहे हैं हम। करीब करीब 50 से ऊपर पुस्तकें हमारे आश्रम की तरफ से, संस्थान की तरफ से प्रकाशित की गई और वो सब एक एक विषय में इतना ज़बरदस्त कार्य कर रही हैं, चाहे वो ध्यान योग हो, कुंडलनी योग हो और अनेक प्रकार के मार्ग हो। और हम समय समय पर पूरे विश्व में जगह जगह पे जाकर इन भारतीय संस्कृति को प्रचार प्रसार करने का भी कार्य करते ही रहते हैं। तो आप इस बात को सही से समझें और विभिन्न आश्रम में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए जो आश्रम में कार्यक्रम चलते हैं उसका सागर जगह जगह हम आपको निमंत्रण इत्यादि देने का प्रयास भी करते रहते हैं। जिस प्रकार से अभी इस जनवरी के प्रारंभ के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, सुंदरकांड के कार्यक्रम रहेंगे, साथ साथ यज्ञ इत्यादि हर रविवार को सामूहिक तौर पर जो उसमें बैठते हैं उसका भी सादर निमंत्रण हम आपके साथ साझा करते रहते हैं और उसमें आप आकर स्वयं यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और एक बात और समझिए कि बहुत सारे लोग तो इस प्रकार से कह देते हैं कि भैया आप कुछ धन उपार्जन करने के लिए ये सब तरीके अपना रहे कि हमारे आश्रम में जो यज्ञ संडे इत्यादि में रविवार में होते हैं उनमें हम कोई किसी से शुल्क नहीं रखते, कोई मेंबरशिप नहीं रखते, कुछ भी नहीं रखते। जो आके बैठना चाहते हैं वो स्वयं बैठ सकते हैं, उसके अंदर बैठें, ना तो आपको कोई पैसा देने की आवश्यकता है। हाँ, अगर आप किसी के अपने द्वारा खुद नहीं आ पा रहे हैं, किसी पंडित जी को बैठाना चाहते हैं तो उसके लिए तो दक्षिणा उस बेचारे पंडित जी को तो देना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए जरूर व्यवस्था की जाती है। लेकिन यदि आप स्वयं आना चाहते हैं तो हमारे किसी भी कार्यक्रम में जो बहुत सारे कार्यक्रम, चाहे वो सुंदरकांड चल रहा है, चाहे वो आपको जिस समय से बताया जाता है, उसमें कोई किसी से किसी प्रकार से भी कोई दक्षिणा, धन इत्यादि आश्रम की तरफ से नहीं लिया जाता। और एक बात और, बहुत सारे लोग आज हमारे पास सूचना आती रहती है कि कोई हमारे नाम से बात कर लेते हैं व्यक्तियों से, और तो इस बात का ध्यान रखिए, हमारे आश्रम का दिल्ली में केवल हमारा एक ही आश्रम है जो विवेकानंद योग आश्रम में है और हमारी तरफ से कभी किसी को कॉल नहीं किया जाता है। और कोई अगर कोई कह के हमारे नाम से आपसे बात कर रहा है तो इस बात से सावधान रहे कि हमारे पास कई प्रकार इस प्रकार की बहुत सारी सूचनाएँ आती हैं और हम उसमें देखिए हम प्रयास ही कर सकते हैं आपको अवगत कराने का। इसके अलावा तो आप खुद बुद्धिमान व्यक्ति हैं, खुद बुद्धिमान हैं, तो इसलिए संसार में आज क्या क्या स्थिति चल रही है तो उसके लिए आपको खुद सतर्क रहना पड़ेगा। और ये संस्थान आपके लिए हमेशा साथ में काम करने के लिए बना है। दिल्ली में आप जब भी आएँ आप सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में, जो हम समय समय पर कार्यक्रम रहते हैं उसका निमंत्रण भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।